हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नमंजीस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल बीपीएससी ने 69वीं पीटी का पेपर ले लिया है और आप सभी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने भी पेपर दिया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपने तरफ से बहुत ही बेहतर तरीके से पेपर दिया होगा। यानी जितना आपकी क्षमता होगी पढ़ाई का या वहाँ 2 घंटे परफॉर्म करने का, वहाँ आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्ले किया होगा, खेला होगा, क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन को समझा होगा और अपने जो भी आइडियल आंसर्स होते हैं आपके अनुसार आपने उसको दिया होगा। अब देखो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को इसका कटअप पता चल गया होगा, एनालिसिस पता चल गया होगा। तो क्या केवल कटअप पता हो लेने से, एनालिसिस हो लेने से हम अपने आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर पाएं या उसके लिए हमें कुछ नए अच्छे अनुदेश की आवश्यकता होती है? तो हम अभी उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि अब पेपर तो हमने दे दिया है, 2 घंटे हमारा जो बीता, जो प्रेशर में हम लोगों ने बिताया है वहाँ पे आप सारे बच्चों ने, वो प्रेशर वही फील कर सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया है या आप लोग फील कर सकते हैं। और बाहर में आने के बाद में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, कोई लोग बोलेंगे क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई बोलेंगे मॉडरेट टू हार्ड है, कोई बोलेंगे भाई ठीक ठाक क्वेश्चन है। अभी बात समझिएगा कि बीपीएससी जो है वो आपसे यह उम्मीद करता है कि आप में, आपके अंदर एक बहुत ही बेहतर प्रशासक हो। बेहतर प्रशासक का गुण क्या क्या होता है? तो जिस प्रकार का चारों वेद होते हैं हमारे इतिहास में, जो हर वेद का अपना अपना उपयोगिता है, उसी प्रकार से एक प्रशासक के रूप में आपके अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों का समावेश होना चाहिए। कैसे कैसे गुणों का समावेश होना चाहिए? सबसे पहली बात होना चाहिए कि आपके अंदर धैर्य का समावेश होना चाहिए। अभी देखो ये जो धैर्य वर्ड है ना, ये हमको बीपीएससी ने 69वीं में सिखा दिया। कैसे सिखा दिया है? अब एक चीज समझिएगा कि बीपीएससी ने जो 69th का पीटी है, वो 69th बीपीएससी का पीटी में 150 क्वेश्चन पूछे हैं और इसके लिए हमको 120 मिनट दिया हुआ है। अब एक चीज समझिए यहाँ ध्यान से, अगर आपने इस पेपर को देखा होगा या 2 घंटे दिया ही होगा आप लोगों ने, तो क्या ईमान से बताइए अपने ऑनेस्टी से कि क्या ये 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का जो समय दिया गया है, क्या वो पर्याप्त है? तो आपके अंदर जवाब है कि नहीं। हमको या तो इस 150 प्रश्नों को हल करने के लिए हमको 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया जाना चाहिए, या इस 150 क्वेश्चंस को रिड्यूस करके 100 या 120 के आसपास लाना चाहिए। कारण क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन 1 पेज में लिखा गया हुआ है। यानी पूरा, यदि हम पूरा इस पेज को लेते हैं तो ये सारा का सारा इस एक ही पेज में, एक साइड का पूरा एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया हुआ है। जबकि बीपीएससी ने आज से पहले जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, पेपर लिए हैं, उसमें लगभग मिनिमम 4 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब जरा सोचिए कि बीपीएससी ने हम लोगों के सामने इतना ज्यादा चेंजेस लाया है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि देखो, आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है और आपके पास क्या है, समय बहुत कम है। यानी आप एक प्रशासक जब हो जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल डायमेंशन के वर्क आएंगे, आपके पास समय कम होगा, आपके पास संसाधन कम होगा। तो आपको यह चूज करना होगा कि हम अपने कम संसाधन में, कम समय में उस संसाधन का और समय का बंटवारा उन व्यक्तियों को करें जिनको इनकी नीड ज्यादा है। मतलब यह हुआ कि इस 150 क्वेश्चन में सब तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें से आपको वो क्वेश्चन चूज करना होगा बच्चों जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, यानी जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा और ये 100% सत्य होगा। तो इस 69वीं बीपीएससी पीटी से हमने क्या सीखा? बीपीएससी ने क्या सिखाया है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, है ना। धैर्य अगर होगा तो ही आप क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छे प्रशासक होंगे। दूसरा क्या किया है, इसी 150 क्वेश्चन और इसी 120 क्वेश्चन, 120 मिनट में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसमें कोड बेसिस क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। सूची मिलान करना होता है हम लोगों को, है ना। और इसी में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इस चीज को समझिए, इन दोनों से हमको क्या सीख मिलता है? जो कोर्स होते हैं और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है बच्चों कि हम इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस कोर्स को हम कोर्स की मदद से क्या करें, उसका सोल्यूशन करेंगे। यानी आपको ये दोनों चीजें, यानी कोड और स्टेटमेंट क्या सिखलाता है? ये सिखलाता है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी कितना है। यानी दूसरा चीज हमको बीपीएससी ने क्या सिखलाया? ये सिखलाता है कि हम कितना अच्छा टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप बीपीएससी में एसडीएम, डीएसपी या किसी अन्य पद पर जाएंगे तो आपके पास सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि जो प्रशासक होते हैं या जो ऑफिसर होते हैं वो टाइम का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं।
बौखला जाते हैं कि हमको, मान लो कोई आरओ है, उनको जमीन का भी काम दे दिया जाता है, कहीं रोड बन रहा है, जहां रोड को देखने के लिए डीएम भेज देते हैं, किसी का कोई इशू हो गया, मारपीट हो गया, वहां मजिस्ट्रेट बना के भेज देते हैं, मतलब मल्टीपल डायमेंशन वर्क होगा। तो आप एक ही दिन में यानी 24 आवर में कितना वर्क करेंगे, उसमें आराम भी करना है, स्टडी भी करना है, खाना पीना भी खाना है, जॉब भी करना है, इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो पहले आप इसमें क्या सीखेंगे कि हमको प्रायोरिटी आपको देना होता है। इन दोनों चीजों में क्या होता है, इस दोनों चीजों में आपकी जो सबसे बड़ी होती है वो होती है प्राथमिकता, हम किसको देते हैं। उसी प्राथमिकता को देने के बाद में हम यह तय कर पाएंगे कि हमारे लिए सबसे आइडियल स्टेट क्या हो सकता है, जहां हम अपने धैर्य को दिखाएंगे या जहां हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात आपको क्या सिखाया एसबीपीएससी ने कि यदि आप एक प्रशासक बनना चाह रहे हैं तो आपका जो पर्सनालिटी होता है वह पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। यानी आपको यह क्या दिखलाता है, यह दिखलाता है मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। इसको समझिए बच्चों, ये क्या चीजें होती हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल एमडीपी क्या होता है। देखो पेपर कल हुआ हमारा, अब आप देखेंगे कि हम लोगों ने, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं जो पेपर दिए हैं, उन्होंने एक नंबरी किताब पढ़ा है। एक नंबरी किताब का मतलब यह हुआ कि कोई एक मैगजीन आती है वार्षिक की, जिसमें कि सूचकांक दिया होता है, रैंक दिया होता है, या मंथ का जनवरी फरवरी का जो ईयरली दिया होता है, वन लाइनर करंट अफेयर दिया हुआ होता है। यानी वो करंट अफेयर्स ठीक है, आपके अंदर ज्ञान का संचार तो करता है। अभी आज से पहले 68 बीपीएससी से पहले वो सारे एक नंबरी किताब जो होते थे वो हिट हुआ करते थे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से पूछे जाते थे करंट अफेयर्स के। लेकिन 69वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से पूछा है, इस चीज को समझिए। ये पूछा है आपके मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी अवेयरनेस से पूछा है। अब ये होता क्या है बच्चों कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी अवेयरनेस क्या होता है। देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये सब बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जो चीजें होती हैं, हम फिर दोहराते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी अवेयरनेस जो होता है वो सब में नहीं होता है। ये उन्हीं में आ सकता है, ये उन्हीं में आएगा जिन्होंने दो काम किया होगा। पहला काम क्या किया होगा, पहला या तो उन्होंने यूपीएससी की बहुत ही अच्छी तरीके से और गंभीरता पूर्वक तैयारी किया होगा और एक दो बार मेंस दिया होगा या साक्षात्कार तक वो लोग पहुंचे होंगे। तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन जो मेंस दिए हुए हैं, जो सतह पहुंचे हैं या जो चीजों को डीपली समझते हैं, उनके पास में ये जो पर्सनालिटी अवेयरनेस होता है वो होता है, वो उसको क्या कर सकते हैं, जगजाहिर करते हैं, दिखाते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चंस में कैसे कहां से आया हुआ है। और दूसरा होता है जिसके पास में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा हो। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यह होता है कि आप किसी भी एक दिए गए टॉपिक में, चाहे करंट अफेयर का टॉपिक हो, साइंस टेक का टॉपिक हो, इकोनॉमी का टॉपिक हो, या जो भी मल्टीपल टॉपिक्स हो, उन टॉपिक पर आप लिमिटेड समय में कितना ज्यादा कंटेंट के साथ में बेहतर आंसर को लिख सकते हैं। तो यदि आप यह दोनों काम किए हुए हैं तो यकीन मानो बच्चों, आपके पास में मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी अवेयरनेस होगा और 69वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल में समझाता हूं कैसे हो, देखो ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था G20 के संबंध में, सबको पता होगा, उसमें था ना 1 2 3 ऐसे स्टेटमेंट दिया गया हुआ था कि G20 पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल का जनसंख्या का 50% करता है, 80% इकोनॉमी का, कुछ ऐसे दिया हुआ था। अब जरा बताओ हम लोगों ने पढ़ा क्या है, G20 का मीटिंग कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। G20 का लेबर मीटिंग कहाँ हुआ, पटना में हुआ। G20 का वित्त मंत्री का मीटिंग कहाँ हुआ, फाइनेंशियल मिनिस्टर का मंत्री मीटिंग कहाँ हुआ, हम लोग तो यही पढ़े हुए हैं। तो ये आपका सिंगल डायमेंशन पर्सनालिटी दिखाता है कि जो हमने वनडे पेपर का पढ़ लिया किताब, उसी से हम पढ़े हुए हैं। अब क्या है, अब जरा सोचो कि कोई यूपीएससी का गंभीर बच्चा होगा या जिसने राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा, वो तो लिखा होगा ना कि G20 से क्या समझते हैं, हाल ही में G20 का जो मीटिंग हुआ है उसके विषय में चर्चा कीजिए। तो यदि वह बच्चा G20 के विषय में लिखेगा तो ये सारे कंटेंट को लिखेगा जो आपसे बीपीएससी ने कल के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो यदि आप इतना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे किसी भी एक टॉपिक को तो आपकी पर्सनालिटी अवेयर होगी, आप चीजों को जल्दी सीखेंगे और प्रश्न चाहे इसी से जहां भी पूछेगा आप उस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। फिर देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था जनरली कि विक्टोरिया झील कहाँ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सीधा पढ़ा था ना, मैपिंग तो नहीं किए थे। बीपीएससी ने क्या पूछ लिया, बीपीएससी ने इसी विक्टोरिया झील के विषय में आपसे स्टेटमेंट बेस पूछ दिया कि अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, इसका सीमा यहाँ से लगता है। अब जरा बताओ
जो बच्चा केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो वह वास्तव में इस प्रश्न को नहीं बना पाएगा जब तक वो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के माध्यम से इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेगा। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कल के पेपर में, जो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास में एमडी पीए का गुण होगा। और यह गुण आएगा कहां से? तो आपको रिच कंटेंट पढ़ना होगा, आपको रिच बुक पढ़ना होगा, आपको अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। ये चीजें जो हैं आप इसको मंथन करना है आपको कि हम इसको जो हमने से गलतियां हुई हैं या जो हम बेहतर कर पाए हैं उसको हम कैसे क्या करेंगे, उसको हम कैसे डिलीवर करेंगे अपने अगले पेपर्स में, जो मेंस होने वाला है दिसंबर जनवरी में उसमें, या जो नया 17वीं का प्रीलिम्स होगा उसमें। अब इस चीज को देखो, जैसे इतना चीज तो हमने देख लिया, समझ लिया, बहुत चीजें, चूंकि देखो इतना समय मेरे पास है नहीं और ना आपके पास समय की ज्यादा लेक्चर लेंगे देखेंगे। अब हम बात पे आते हैं कि कल जो पेपर हुआ है, देखो एनालिसिस तो आपने देख लिया होगा, यूट्यूब बहुत सारे यूट्यूब वाले ने बताया कि हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन पूछा था, ज्योग्राफी का कितना पूछा, वो सब उससे बहस नहीं पड़ता, वो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हम जो बात बताना चाह रहे हैं उस बात की गहराई को समझिएगा और उस बात की बारीकी को अपनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाकर के आप क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, अब हम एक और मुद्दे पर बात करते हैं कि कल का जो पेपर हुआ है उस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे कहां से गए हैं, ये बड़ा चैलेंज है। यहां ध्यान दीजिएगा साथियों कि कल हमने वीडियो नहीं बना के डाल पाए आप लोगों के यूट्यूब को, सॉरी एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों कि कल जो हम वीडियो नहीं बना पाए उसका कारण ये था कि आज हमने रिसर्च किया है कल के पेपर्स पे कि क्वेश्चन बीपीएससी ने कहां से पूछा है और क्यों पूछा है, ऐसा है ना, क्यों का भी जवाब हमने ढूंढने का प्रयास किया है। हालांकि इसका जवाब तो मैं नहीं बता पाऊंगा अच्छे तरीके से, कारण क्या है कि अब ये क्यों है वो बीपीएससी के चेयरमैन साहब या सेट वाले करने वाले ही जाने, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है उस आधार पर हम इस क्यों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। देखो इसमें क्या है कि 69th पीपीएससी प्रीलिम्स में इसमें आपको लगभग छटनी करने का तरीका होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, वो सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, चाहे हमारे पास में हिस्ट्री का क्वेश्चंस हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो या किसी और सेक्शंस के क्वेश्चंस हो, उस क्वेश्चन को आखिर बीपीएससी ने उठाया कहां से, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स की, जहां पे बहुत सारे बच्चों ने एक बहुत प्रचलित मैगजीन है उसी मैगजीन को पढ़ा होगा, उसी मैगजीन को हर बच्चे ने पढ़ा होगा उसको, और उसी मैगजीन को पढ़ करके वो पेपर देने गए होंगे और वो क्या होंगे, चित हो गए होंगे। मतलब क्या होगा कि उनको धक्का लगा होगा, पूछा ही नहीं। हालांकि देखो वो मैगजीन वाले की गलती नहीं है, मैगजीन वाले ने अपना काम बहुत बेहतर से तरीके से किया, जो भी प्रकाशक किताब छापते हैं, क्योंकि वो आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन बीपीएससी जो है आपको कंटेंट से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को जांचना चाह रहा है कि आपकी पर्सनालिटी कितना ज्यादा पार्शियल और कितना ज्यादा पर्सनालिटी ऑनेस्ट है। देखो ध्यान से, जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं वो तो इसको हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं कहेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। करंट के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं ये सब्जेक्टिव पूछे गए हुए हैं। अब कैसे, देखो सबको पता है ब्रिटेन की महारानी मर गई बेचारी, पिछला साल ही मरी थी, है ना, मर गई। अब बहुत कम बच्चों को ध्यान होगा कि उसने 70 साल शासन किया 96 ईयर जी, या 68 ईयर शासन किया 96 ईयर जी, जो भी चीजें उसमें हैं। तो ये चीजें आएंगी कहां से आपको, ये चीजें आएंगी आपको जो मंथली मैगजीन प्रकाशित होता है या जो दैनिक पत्र होता है, पेपर्स होते हैं हिंदी इंग्लिश के, उसी में आपको मिलेंगे। यानी जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार का 2023 में वो पूछा गया हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मोटी वाली मैगजीन आती है, यदि किसी बच्चे ने इसको मंथली बहुत अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से टच हो जाएंगे। और दूसरा जो सोर्स था वह सोर्स था न्यूज पेपर, कोई सा भी एक हिंदी का पेपर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, जनसत्ता हो, द हिंदू हो, एक्सप्रेस हो, कोई भी चीज अगर आपके पास पेपर पढ़ते हैं ना, उन सारे पेपर्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब जरा समझ रहे हैं, यहां देखिए इस बार बीपीएससी ने यूएसए को कितना ज्यादा हाईलाइट किया है। मानसिकता पकड़िए बच्चों, क्योंकि हम अभी एक बहुत पावरफुल देश बनने के कगार पे हैं, राइट। अभी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल देश कौन सा है, यूएसए है। तो हम बीपीएससी ने क्या किया है, अपने पूरे इंडिया को यूएसए के बराबर लाने का प्रयास किया। अब देखिए इस यूएसए से 3 क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाइट हाउस से जुड़ा हुआ, पूछा है ना कि व्हाइट हाउस का खोज इतना में किया गया, ये लोकतंत्र का प्रतीक है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया क्या
कि अभी हाल ही में यूएसए के हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने अरुणाचल प्रदेश को भारत का सबसे अहम हिस्सा बताया है, इसमें भी ये यूएसए था। तीसरा क्या पूछ दिया है इसी कुछ यूएसए वाले में कि हाल ही में यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति कहां जाकर के इंटरव्यू दिए हैं, एथेंस गए थे, वो पढ़ा होगा पेपर्स में आपने दिया होगा। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना हाईलाइट किया है यूएसए, ये किसी मैगजीन में मिलेगा आपको, ये मिलेगा प्रतियोगिता दर्पण में या अब जो मंथली जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर से सफेद हीरा कैसे बनता है, देखा ना, कृत्रिम हीरा जो होता है वो हम मोदी साहब ने किसी अपने डेलीगेट्स को पहनाया था, फॉरेन डेलीगेट्स को, अच्छे नेता को पहनाया गया। हर चीज जो भी चीजें पूछी है ना वो सारे क्वेश्चन देखिएगा करंट अफेयर्स के, वो आपको पूछा गया हुआ है ये मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 17वीं की यदि आप तैयारी करते हैं तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, करना तो अपने मन का ही करना, लेकिन मेरी बात सुन लो। प्रतियोगिता दर्पण जो होता है वो आप मंथली मैगजीन लीजिए, मोटी वाली, न्यूज़पेपर आप हर दिन पढ़िए, और इसमें से खास करके जो संपादकीय होता है उस खंड को अच्छे से पढ़िए, उसको एनालिसिस कीजिए कि वह कहता क्या है, जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उसको आप कहना क्या कीजिए, उसको आप वहां पर नोट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो इकोनॉमी का सेक्शन था उस इकोनॉमी के क्वेश्चंस ने बहुत सारे बच्चों को क्या किया है, परेशान किया है। ये उन्हीं को परेशान किया होगा जिनका बैकग्राउंड यूपीएससी या मेंस के लेवल तक का नहीं होगा, जो केवल दरोगा सिपाही का जो बहाली में पेपर भरते हैं, वो लोग जो वहां भीड़ बढ़ाते हैं बीपीएससी का, उनको ये सब क्वेश्चन इकोनॉमी का हवा ही नहीं लगा होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं वो तैयार कहाँ से होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के लिए कोई अच्छी बेसिक किताबें हैं नहीं, मार्केट में किताब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो बस बेसिक किताब होता है। एसएलआर क्या होता है, पीएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है ना, इकोनॉमी मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, यही सब बताएंगे आपको। लेकिन बीपीएससी क्या किया है, इससे ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो मानव पूंजी निवास करने का, देख रही मानव पूंजी का विकास कैसे होता है, ये किसी किताब में तो नहीं मिलेगा आपको, ये आपको थॉट्स पे डिपेंड करता है। अब देखो इसका भी एक तौर है कि इकोनॉमी क्वेश्चन के लिए अब देखिएगा प्रतियोगिता दर्पण का हर महीने ईयर के लास्ट में नवंबर दिसंबर के आसपास में ना एक इसका अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बुक स्टॉल पे, अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक आता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो जब भी अगली बार ये अतिरिक्तांक आए तो आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए। इससे 2-3 फायदे होते हैं। क्या होता है कि विगत 1 सालों का जो करेंट अफेयर इकोनॉमिकल बेसिस पे होता है या किसी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है उसको तो समाहित करते ही करते हैं, प्लस की इकोनॉमी के जो भी डेप्थ डाटा होते हैं या डेप्थ कंटेंट होता है वो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इकोनॉमी का आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्या था क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीलिम्स में कि जो साइंस के क्वेश्चन हुए थे वो साइंस के क्वेश्चन आखिर पूछे कहाँ से गए। तो साइंस के लिए तो हवा, बच्चा बोला कि हवा नहीं लगा, ये नहीं लगा। तो अगर आप लूसेंट पढ़ के जाएंगे तो साइंस का क्वेश्चन आपको खैर बनेगा ही नहीं, आपसे आप परेशान झूठ मूठ का हो जाएंगे। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, आपने एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा, है ना। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का वो पूछा गया है 8th क्लास के एनसीईआरटी से और 11th क्लास के फिजिक्स से। मतलब क्या कि साइंस के लिए ना आप जो एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं उस एनसीईआरटी की किताब को ही पढ़िए। मार्केट में बहुत सारा एनसीईआरटी सार मिलता होगा ना, एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 तक का बहुत सारे राइटर्स का, अच्छे से राइटर्स का है। आप बच्चों अगर सार पढ़िएगा तो यकीन मानिए आप अपने कैरियर में सार बन करके ही रह जाइएगा, जिसका कि सार का मतलब कहीं कोई वैल्यू नहीं होता है। आप समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। देखो साइंस का ही नहीं बल्कि जो भी बेसिक हमने भी अपने देखो कि बिहार नमन के माध्यम से भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें कि एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं। यदि आपने उसको फॉलो किया होता या जो भी बच्चे फॉलो किए होंगे उनको सारे क्वेश्चन जो होंगे उस किताब से ही आया, मतलब एनसीईआरटी किताब से। हमने एक बस तरीका बताया था कि आपको एक टारगेट था, आप इतना इसको पढ़ के और पढ़ के बच्चे जो लोग हैं काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, लोग बता भी रहे कि सर मेरा बहुत बेनिफिट हुआ उन सब चीजों से। तो बताना हमारा काम है, मानना न मानना आपका काम है कि आप उसको कैसे मानते हैं, ठीक है। चलो ये साइंस का हो गया। चौथा हम आते हैं ज्योग्राफी में, यानी भूगोल की हम बात करते हैं कि भूगोल में क्वेश्चन कैसे पूछा है। अब यहाँ देखिएगा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं अमूमन हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बेसिक किताबें तो कुछ एडवांस की बात बताते हैं। अब ज्योग्राफी में क्या किया है, बीपीएससी स्विच कहाँ किया है, मैपिंग पे, यानी जो लोग नक्शा बनाते हैं ना मैपिंग के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। इसके लिए सबसे अच्छी किताब होती है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का। अब देखोगे कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं वो अधिकांश क्वेश्चन, जैसे कि देखो सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है,
था ना सुमोदना के दामोदर नदी का, वो सबको पता है कहाँ से निकलती है ना, लेकिन किस स्थान से निकलती है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मैपिंग में मिलेगा। किसी किसी किताब में मिला होगा, लेकिन वो बारीकी से कोई पढ़ेगा नहीं वहाँ पे। लेकिन यदि भूगोल को, अब देखो एक था ना गल्फ स्ट्रीम कहाँ बनता है, बच्चों को उसमें भी कंफ्यूजन कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक की धारा है या प्रशांत महासागर की धारा है या हिंद महासागर की धारा है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं। तो यदि आप मैप के माध्यम से उसको पढ़े हुए होते तो आप उसको बनाते कि भाई किस महासागर का है। तो मैपिंग के थ्रू जल्दी याद होता है। तो भूगोल यदि जब भी आप पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, मैपिंग के माध्यम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलो अब ये तो बात इन सब चीजों का रहा। अब एक और चीजें होती हैं कि बीपीएससी ने इस बार क्या किया है, मैथ को हटा दिया है। इस चीज को समझो कि मैथ को बीपीएससी धीरे धीरे क्या कर रहा है, साइड कर रहा है। और बीपीएससी कहां स्विच किया है, रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग है ना। यानी बीपीएससी अब क्या करता है, आपसे रीजनिंग पूछता है। देखो रीजनिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होता है, कुछ और प्रकार के रीजनिंग होते हैं, है ना। वो मैथ वाले सर आपको ज्यादा बता पाएंगे। रीजनिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो देखो रीजनिंग जो होता है, वो रीजनिंग के जो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वो रीजनिंग आखिर क्यों पूछ रहा है बीपीएससी, इसलिए पूछ रहा है कि बीपीएससी यह समझना चाहता है कि जो बंदा है, यानी जिस ऑफिसर को हम चुनने वाले हैं अधिकारी के रूप में, वो कितना लॉजिकल है, यानी उसमें अपना बुद्धि लगाने का क्षमता है कि नहीं है। जैसे मान लो कि आप कहीं वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, आपके पास 1 कुंटल अनाज आया, एक ही कुंटल की बात बताते हैं, अब बांटने वाले 500 मेंबर को बांटना है, परिवार को बांटना है। अब 1 कुंटल को 500 में कैसे बांटेंगे, तो बोलेंगे बराबर बांटेंगे। लेकिन आप क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे भाई किसके पास अनाज पहले है, किसको ज्यादा नीड है, यानी आप लॉजिक लगाएंगे, एक पैमाना डाटा इकट्ठा करेंगे। तो बीपीएससी क्या करता है, देखो मैथ इसलिए हटा है कि मैथ से तो क्लर्क का काम होता है, मैथ का वहाँ क्या काम कीजिएगा, गणना। मैथ तो आपको बीपीएससी मेंस में पढ़वाता ही है ना, स्टैटिक्स में, उतना गणना तो काफी उनके लिए। लॉजिक आपको लॉजिकल बनाता है, वो क्या बनाता है, लॉजिकल बनाता है। और लॉजिकल जब भी होगा कोई भी इंसान, तो यह इंसान क्या होगा, यह इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। यानी जब आप वीडियो बनिएगा, एसडीएम बनिएगा और रीजनिंग के माध्यम से अपने किसी भी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, चाहे वो जीवन की समस्या हो या ऑफिस की समस्या हो या कार्यालय स्थल की समस्या हो, तो आप क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान होंगे। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान होता है ना, उसको सब लोग प्यार करते हैं। जैसे देखो मनु महाराज है ना, बहुत सारे ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे कि जिनको लोग बहुत प्यार करता है। क्यों, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है अपना लॉजिक लगा करके। तो रीजनिंग इंट्रोड्यूस करने का हमारे विचार से यह मतलब होगा बीपीएससी का कि वो आपके अंदर एक लॉजिकल पर्सनालिटी को देखना चाहता है ना। तो आप इसके लिए तैयार रहें, अपने अंदर को लॉजिक को अप्लाइए, अच्छी बात है ये, है ना। अब देखो अगला क्या है कि हमसे एक और क्वेश्चन टॉपिक था, पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। देखो पॉलिटी इस बार काफी ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या है, सीधा सीधा तो पूछा ही नहीं आपसे। पॉलिटी में वही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसकी चर्चा आपके भारतीय संसद में हुआ है या भारतीय विधानमंडल में हुआ है। समझिए चीजों को। पॉलिटी में बीपीएससी ने 69वीं प्रीलिम्स में वही क्वेश्चन पूछा है जिसकी चर्चा भारतीय संसद में सदस्यों के द्वारा हुआ हो या बिहार के विधानमंडल में सदस्यों के द्वारा हुआ गया हो या उससे संबंधित हो, है ना। तो ये क्या है कि ये भी एक तरह से समझिए कि एक प्रकार से क्या है कि करेंट इशू का मुद्दा था। यानी यदि आपकी जो छठी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अगर खुला होकर के आपने पढ़ाई किया होता तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होते और बहुत इजीली सॉल्व होते। इसके लिए क्वेश्चन कहां से पूछा है बीपीएससी, देखो इसके लिए 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है ना, वो सफिशिएंट है। उस किताब से तो पूछा ही है पॉलिटी वाले क्वेश्चंस को। प्लस की जो एम लक्ष्मीकांत सर की किताब आती है, उस एम लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है ना, उस 7th एडिशन नहीं वाले पुराने वाले नहीं में काफी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। यदि 7th एडिशन वाली किताब को आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होते तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन को भी क्या होता, आपसे सॉल्व हो जाता। और बच्चे सॉल्व किए भी हैं जिसने पढ़ा हुआ है वो, है ना। देखो इतना डिस्कस करने का ये मतलब है ना कि आप आगे क्या करेंगे, आपके पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे होगी, हम वो बताना आपको चाह रहे हैं। मेरा यह मकसद नहीं है कि आपको हतोत्साहित किया जाए या आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया जाए। हमारा काम है कि आपको आगे के लिए तैयार करें, ठीक है। अब देखो एक और अगला सेक्शन था, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन था, वो क्या था, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आपको सर के ऊपर से गया। हाँ, हिस्ट्री का क्या था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। जैसे पहले था कि बाबर के पापा का क्या नाम था, बाबर ने किस वंश का स्थापना किया, बाबर के जुड़े एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता था। अब क्या था कि उसके पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही एक क्वेश्चन में उतार दिया है। ये होता है बीपीएससी, मतलब कब आपको घुमा दिया ना, बहुत ज्यादा रनिंग करवा रहा है। तो इसके लिए कहीं नहीं भागना, इसके लिए 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। आपको 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है 19वीं की तैयारी के क्रम में, तो वही कंटेंट, उसी का एक्सप्लेन्ड कंटेंट दिया हुआ 11th 12th में।
तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ना है, इसी को आगे करना, ज़्यादा कहीं कुछ आगे भाग कर लेके नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो ये जो पेपर हम लोगों का हुआ है, इस पेपर को हमने पता ही था बच्चों की किनको बेनिफिट्स होगा, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब देखो, अब हमारे पास एक चैलेंज ये आता है कि सर हम आगे क्या करेंगे। ये तो चीजें वह हो गई कि जहां से क्वेश्चन बीपीएससी ने तक पूछा है और आगे भी इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की इसकी संभावना है। अब देखो, इस पेपर से बिहार स्पेशल को हटा दिया है, मैथ को भी साइड कर दिया है, तो बिहार स्पेशल के बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैक्सिमम बच्चे बना दिए होंगे, क्योंकि वो कंटेंट ना हर किताब में आपको मिलता है, अमूमन मिल ही जाता है। तो बिहार स्पेशल का वेटेज कम किया है, यानी बिहार बीपीएससी आपको बिहार का विद्वान नहीं जानना चाहता है, बताना चाहता है या अपनाना चाहता है अपने ऑफिसर के रूप में, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि भाई कुछ अवेयर हैं बच्चे बिहार के बारे में, छोटा मोटा जानकारी बस हो। वो प्रशासक जानना चाहता है, ज्ञाता नहीं, है ना। इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब क्या करे, अब क्या करे, इसको समझिए बाबू क्या है। अब देखो, आपके पास दो रास्ते हैं। यदि आप बीपीएससी की गंभीरता पूर्वक तैयारी करते हैं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले होंगे, तो अब अगर आप यह सोचेंगे कि पहले हम प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं, फिर मेंस का करेंगे, फिर इंटरव्यू का करेंगे, तो आप समझो कि 200 साल में आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक, अब करना क्या होगा, हमको अब अपने स्ट्रेटेजी को क्या करना होगा, हमको चेंज करना होगा, बदलना होगा। यानी जो हमारा पढ़ने का ढर्रा है ना, वो बदलना होगा। मतलब कैसे होगा, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे ना प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी जो आपके समझ आधारित प्रश्न था। ये कैसा था बच्चों, ये क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था समझ आधारित। जिस बच्चे ने, जिस भी लोगों ने इस समझ आधारित क्वेश्चन को समझ लिया और उसको आराम से उसको पेपर को इजीली वो दे सकता है। ठीक, हमको स्ट्रेटजी चेंज क्या करना है, देखो स्ट्रेटजी सबसे पहले बात क्या है कि हमको मेंस की तैयारी करनी है। हमको क्या करना है, मेंस की तैयारी करनी है। देखिए ध्यान से, बीपीएससी ने कितना अच्छा सिलेबस डिफाइन किया है मेंस का, कि पेपर 1 में आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा, करेंट अफेयर पढ़ाएगा, डीआई पढ़ाएगा, पेपर 2 में पॉलिटी पढ़ाएगा, इकोनॉमी पढ़ाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाएगा, साइंस टेक पढ़ाएगा। ये सारे तो जीएस के टॉपिक है ना। जरा सोचो कि कोई भी बच्चा मेंस के हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर हम बात बताते हैं, इसमें पाल कला पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था कि पाल कला पर बौद्धों का प्रभाव को बताइए, बौद्ध स्थापत्य कला के प्रभाव को बताइए। अब जरा बताओ कि कोई बच्चा यदि पाल कला को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया होता, मेंस में अच्छा लिख लिया होता, उसको पता होता ना उदंतपुरी की स्थापना किसने किया, विक्रमशिला का स्थापना किसने किया, वहां पर किसका पढ़ाई हुआ था, खगोल का पढ़ाई होता था कि पाली का पढ़ाई होता था, किसका पढ़ाई होता, इन क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो यदि आपने मेंस की तैयारी की हुई होती है ना, तो आपको प्रीलिम्स बहुत ईजी लगता बाबू। ऐसा नहीं कि हम बाहर आ गए हैं तो हम बोल रहे हैं आपको, उस चीज को हमने भी फील किया है, फेस किया उस फेज को, उस सिचुएशन को। यदि आप मेंस की बहुत बेहतर तैयारी कर लेंगे ना, तो प्रीलिम्स तो आपको ऐसे ही हंसते खेलते निकल ही जाएगा, यकीन मानिए कि निकल जाएगा हंसते खेलते। कारण क्या है कि जब आपका मेंस तैयार होता है ना, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे प्रीलिम्स पास होगा तो मैं मेंस लिख लूंगा या लिख लूंगी। क्वेश्चन देखे है ना, सारे क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे है प्रीलिम्स वाले में। चाहे हमारे पाल कला पूछा हुआ हो, हिस्ट्री का पूछा गया हुआ हो, बिहार का जो आपसे पूछा है कि बकास भूमि आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं ना, चंपारण सत्याग्रह, किसान विद्रोह भी पढ़ते हैं मेंस में, सब उसी का टॉपिक है ना। जब हम मेंस को पूरा कवर कर लेंगे तो प्रीलिम्स कहाँ जाएगा। तो हम बार बार कहते हैं, पहले से भी कहते आ रहे हैं कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेंस की तैयारी कीजिए, और मेंस की तैयारी बहुत बेहतर कीजिए। और मेंस की तैयारी खुद से यदि कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे मार्गदर्शक से आप क्या लीजिए, मदद लीजिए। देखिए पैसा आप बहुत कमा लेंगे भविष्य में, लेकिन अभी जो समय आपका जाएगा ना 3-4 साल जो वेस्ट हो जाएगा, उस समय आपसे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आप देखें कि बीपीएससी बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं मेंस में, लेकिन जरा सोचिए कि हम जिनसे पढ़ने वाले हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके द्वारा कहे गए बातों को हम कितना जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या उनके पढ़ाने के तरीके में आधुनिकता समाहित है, विज्ञान तकनीक के परिवेश समाहित हैं। ये सब चीज़ आप देखिए। ऐसा नहीं कि बहुत वहाँ नाम है, उनका फेम है तो हम वहाँ चले गए, पैसा कम भी लग रहा है तो वहाँ देख हमने पढ़ाई कर लिया। अब समझो कि ये सारे का साइकिल जो हो गया है वो यूपीएससी के मेंस जैसा हो गया है। तो जो भी अच्छे टीचर होंगे ना, उनको देखना कि उनका बैकग्राउंड कैसा, वो खुद क्वालिफाई किए हैं यूपीएससी के नहीं किए हैं, कभी दिए कि नहीं दिए हैं।
किसी हम एक 5 रुपए का बर्तन लेते हैं मट्टी का, देखते हैं दिवाली के समय में दिया लेते हैं तो नहीं देखते हैं कहीं पानी तो नहीं टूटा तो नहीं है ना, तो 5 रुपया के लिए हम उसको बार बार ठोक पीट के देखते हैं। और हमारे यहाँ तो कैरियर की बात है ना, तो आप वैसे शिक्षक या संस्थान का चयन करें जो आप पर आपसे ज़्यादा काम करता हो, ईमानदारी पूर्वक काम करता हो, और सबसे बड़ी बात कि उस शिक्षक में उस संस्थान में इतना कैलिबर हो कि आपसे 4 घंटा पर डे लिखवा दे। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेंस मजबूत करेंगे, आप 70वीं प्रीलिम्स उतना ही करीब रहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि आज का जो डिस्कशन हमने किया है, उस डिस्कशन का सार ये रहा कि यदि आप बहुत बेहतर तरीके से मेंस पढ़ लेते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आप एक सुनहरे अधिकारी बनेंगे। जानते हैं जब आप ऑफिसर बनते हैं वहाँ भी कंपटीशन होता है, वहाँ भी आपके जो क्लासमेट बैचमेट होते हैं ना, वो सोचेंगे हम बड़ा हो जाए तो हम बड़ा हो जाए। पद तो सबका बराबर ही है, सबको सैलरी बराबर मिलता है, पद सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन आप बड़ा कब होइएगा? अपने दिमाग से, अपनी सोच से बड़ा होइएगा। जितना स्मूथली काम कीजिएगा, जितना टाइम बॉन्डेड होकर आप काम कीजिएगा, जितना बेहतर लोगों से आपका व्यवहार रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा आप क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे। बात पैसा का नहीं होता है, पैसा तो आप इससे ज़्यादा तो प्राइवेट में कमा लेंगे, बात होता है पद और प्रतिष्ठा की, नाम का, अपने नाम का, परिवार के नाम का, माता पिता के नाम का, समाज के नाम का, गांव के नाम का। ये नाम कौन देगा? ये नाम आपको देगा बीपीएससी। तो अपने अभी भी समय है, आने वाला समय मेरे ख्याल से फरवरी मार्च के आसपास में 70वीं का प्रीलिम्स हो जाएगा, जो कि अतुल प्रसाद सर ने क्या किया है, बिल्कुल 1 ईयर का फेज बना दिया है प्रीलिम्स का। तो अभी से ही आप मेंस में लग जाइए। जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा तो मेंस का पढ़ाई थोड़ा सा लूज करके प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और प्रीलिम्स लिए जैसे हमने बताया आप वैसे उसको कीजिए, यकीनन सफलता जरूर आपके कदम को चूमेगी। और मेंस पीटी से पहले आप मेंस को मजबूत कर लीजिए। मेंस आपका तैयार रहेगा ना, कभी भी प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो आप मतलब अनकॉन्फिडेंट नहीं हुए कि मैं नहीं दे सकता हूँ। आप आराम से प्रीलिम्स ही तो हर्डल है ना, मेंस तो बहुत ईजी है, मेंस में तो फाइट ही कहाँ है। जो गंभीर बच्चे हो तो सब सिलेक्ट होकर निकल गए। तो मेंस आप तैयार कीजिए, जितना ज़्यादा मेंस आप अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छा कंटेंट पे काम कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस हो पाएगा बीपीएससी में। तो बच्चों हमारा आज का जो डिस्कशन था वो डिस्कशन क्या था कि 69वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहा और उसके आधार पर हम अपने आगे की तैयारी कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला होगा और आप लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए यदि आप बीपीएससी करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए और पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। बिहार नमन की पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।